हेलो बच्चों, दिस इज़ मैक्सवेल एकेडमी एंड माई सेल्फ आशीष कुमार पाठक। और अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं नीट 2025 का पेपर, जिसमें हम लोग पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे, जो सबसे टफ सवाल था इस साल का। तो जैसा कि आपने देखा, इस क्वेश्चन को मैंने जो है अभी इसके सेकेंड पार्ट में मैंने इसका मेथड सॉल्व किया। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि मैंने इसको लगभग कई मेथड से सॉल्व किया, जो है सबसे टफेस्ट क्वेश्चन था। बट अगर आप रियल में फिजिक्स लवर हो तो आप इसको कई एंगल से देख सकते हो, जैसा कि मैंने देखा जो है। तो पहला एक एंगल तो मैंने सेकंड पार्ट में लगा दिया है, लेकिन फिर से अब ये सेकंड पार्ट, क्योंकि मैं कोई वीडियो में आज तक लाइफ में कभी मैंने एडिट कुछ किया नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन पूरे एक वीडियो में आ जाए, जिसके लिए मैं अभी उस सेम मेथड को एक बार और डिस्कस करूँगा, फिर सेकेंड मेथड, फिर थर्ड मेथड, फिर आपको आगे बताता जो है। तो जो अभी मैंने पहला जो मेथड आपको बताया था, मेथड फर्स्ट हमारा जो था, वो बच्चों यही था कि ये सेम लेवल पे सेम प्रेशर, तो सेम लेवल पे जब सेम प्रेशर है तो ये जो शेप बनेगी, जो टैंक उसने बोला है, ये कैसा बनेगा? सिलेंड्रिकल शेप बनेगा, सिलेंड्रिकल। आपको और ज़्यादा डिस्कशन चाहिए तो सेकंड पार्ट के लास्ट में चले जाना, मिल जाएगा जो है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। सिलेंड्रिकल, तो सिलेंड्रिकल शेप का जो है जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो होता है T/R, सरफेस टेंशन T/R इक्वल्स टू, यहाँ पे तो S दिया है, आप S/R इक्वल्स टू ρg क्या हो गया Y। तो सिंस यहाँ जो R है, R जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर बताता है, जो कर्व पार्ट है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R इक्वल्स टू। तो थोड़ा सा ये इंफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन है, मतलब मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ है। और मैं आपको बताऊं, अगर आपको लगता है बहुत टफ प्रॉब्लम, कुछ भी टफ नहीं है जो है। जो बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं ना, उनके ग्रेजुएशन में मैथ में एक पेपर आता है रिजिड एंड हाइड्रोडायनेमिक्स, वहाँ पर इससे आप ऐसा मान लो, इससे 100 गुना हाई फाई क्वेश्चन रहते हैं। ये तो बहुत बहुत सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है कि एक 11-12 का भी बच्चा सोच सके जो है। अभी आपको एहसास हो जाएगा कि बस ये एक समझ थी, एक सोच थी, बाकी कुछ नहीं था। तो R इज इक्वल्स टू 1 + dy/dx का होल स्क्वायर, पावर कितना 3/2/d2y/dx2। ये मैथ में जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर फार्मूला होता है, आप मैथ की बुक में भी पा जाओगे, ये मिल जाएगा आपको। यहाँ उसने बताया कि tan थीटा इज इक्वल्स टू स्लोप इज इक्वल्स टू dy/dx। अगर आप इसकी वैल्यू यहाँ रख देते हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू 1+। अच्छा, और एक चीज़ बताया, थीटा इज लेस देन क्या है? 1 है। तो tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा, और ये पावर कितना 3। तो अगर आप हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, उसका स्क्वायर होगा, जो कम वैल्यू आएगी वो लगभग नेग्लिजिबल 0 के बराबर आएगी tan की वैल्यू। तो हम लोग क्या करते हैं, tan थीटा की वैल्यू नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये बन गया 1/, मतलब अगर ये 0 हो गया तो 1/T2y/dx2 और d2y/dx2 इज इक्वल्स टू 1/r, और ये हो गया 1। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये हो गया S इंटू 1/r। इसको आप एक बार और लिख दोगे तो S इंटू 1/r इज इक्वल्स टू ρg y, ऐसा हो जाएगा। तो S इंटू 1/r की वैल्यू क्या आ गई? d2y/dx2, डायरेक्ट आंसर आ गया, ρg इंटू y और d2y/dx2 इज इक्वल्स टू ρg/s इंटू y। देखा आपने, डायरेक्ट, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, तब डायरेक्ट आंसर आ रहा है। अगर आपका अप्रोच जरा सा अच्छा है, थोड़ा सा आपने मैथमेटिकल पढ़ रखा है। मैंने कहा ना जो है, अभी जो CET पढ़ाते थे, साधारण टीचर थे, पुराने टीचर थे तुम्हारे, जो सिटी शहर में एकदम से CET पढ़ाने वाले, बोर्ड पढ़ाने वाले, उन लोगों से पढ़ करके आप वो चाहे कितनी कोशिश कर लें, उनसे कभी नीट क्रैक हो ही नहीं सकता तुम्हारा। अब तुम्हें उन्हीं टीचर्स के पास जाना होगा जो प्रोफेशनल टीचर थे। बीच में 2019 से क्या कर दिया था उसने, पैटर्न बेटा सरल कर दिया था, ईजी कर दिया था। तो ऐसा लग रहा था कि जो कहीं भी स्कूल में भी पढ़ाता था वो भी नीट की तैयारी करवाने लगता था। वो भी खुश हो गया था जो है, खासकर केमिस्ट्री वाले लोग जो है इतने हैप्पी हो गए थे कि जो 10th पढ़ा रहे थे वो 12th पढ़ाने लग गए, और सीधे CET और जो है नीट और IIT की तैयारी करवाने लग गए थे। तो आपको इस पेपर ने ये साबित कर दिया कि अभी उन लोगों से नहीं होगा, आपको प्रोफेशनल्स के पास जाना होगा जिसका अप्रोच कई गुना अलग हो, बेटर हो, जो रेस्निक, हैलिडे, इरोडो, NCERT जानता हो, पढ़ता हो, पढ़ाता हो। और इवन दो जो सिंगेज है, सिंगेज भी बहुत अच्छी किताब है,
मगर आपको NCERT एग्जाम्पलर और रेस्निक हॉलिडे अगर आप उसके साथ हो तो आप दुनिया का कोई भी पेपर सॉल्व कर सकते हो। और सिंगेज कैसा है, एक मटेरियल बुक है, बट ये सब जो है फंडामेंटल किताबें हैं। और रेस्निक हॉलिडे जिनके पास बिल्कुल पुरानी एडिशन पड़ी है, एकदम उसका सेकंड एडिशन है जो 2 वॉल्यूम में आती थी पहले, तो आप ऐसा मान लो कि वो अमृत है। वो तो अगर आप वो अकेले भी पढ़ लेते हो ना, सिंगल वही किताब, तो आप दुनिया कोई भी कंपटीशन क्रैक कर लोगे, ऐसा मान लो, जो है इतनी अच्छी किताब है। तो जब आप अपने पास आओगे तो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। तो आइए इसके सेकंड मेथड पे हम लोग डिस्कस करते हैं। ये मेथड कौन सा था, फर्स्ट था। अब मैं बात करूंगा मेथड सेकंड। सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड है फिजिक्स लवर्स के लिए, वाकई जो फिजिक्स को अच्छे से सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। सेकंड मेथड है कि ये जो कर्वेचर, जो कर्व बन रहा है, आप जरा इसको ध्यान से देखो। कर्व बना तो यहां पर मैंने आपको बताया कि जब आप टेंजेंट डालते हो तो धीरे 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 एंगल क्या होती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, कर्वेचर इंक्रीजेस कर्व। तो आप जब इसको देखोगे और यहां इसके स्टेप पॉइंट पर ऐसा, ये तुम्हारा S हो गया, ये थीटा हो गया, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, ये इसका वर्टिकल जो डाउनवर्ड आया, S cos थीटा वन, दिस इज S sin थीटा। और यहाँ पर आप पहुँचे तो जब आप यहाँ आओगे तो यहाँ भी आपने टेंजेंट डाला, तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा प्लस डी थीटा, क्योंकि हर पॉइंट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे कर्वेचर इज इंक्रीजेस, उसका जो एंगल है बेटा वो इंक्रीज करता चला जा रहा है। मतलब ऐसा मानकर जब आप कंसीडर करके सॉल्व करोगे, वो तो उसने वहाँ पे आपको दिखाया है फाइनल, लेकिन आप जब इसको देखोगे तो यहाँ कर्वेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज। आप टेंजेंट डाल के देखो ना, जो है किसी भी पॉइंट में टेंजेंट डालो, है ना, ये एक बहुत बड़ी अच्छी सोच है जो है। तो अब आप देखोगे तो ये जो है, जो आपका ये है सरफेस टेंशन, यहाँ आ जाएगा S sin थीटा प्लस डी थीटा। और इसके किसी भी पॉइंट पर, अपर पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, P0 होगा। लेकिन जब आप लोअर जैसे ही नीचे आओगे, है ना, जब आप NCERT का जो डेरिवेशन है, कौन सा डेरिवेशन बेटा, जो है जब आप कैपिलरी राइज पढ़ा करते हो, तो कैपिलरी राइज में जब आप वहाँ पढ़ोगे, कौन सा, NCERT मेथड कैपिलरी राइज, S = 2t cos थीटा अपान रो आर जी, जब उसको उस मेथड से सॉल्व करोगे, वहाँ आपको ये फील कराएगा कि जैसे ही आप इसके नीचे, मतलब जो कैपिलरी के अंदर जो है, जो वाटर इतना हाई H लेवल तक उठ जाता है ऊपर, वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर प्रेशर कम होता है, तभी ना ऐसा चढ़ता चला गया, क्योंकि से लेवल में प्रेशर ज़्यादा है तो वो उसको ऊपर ले जा करके वहाँ तक छोड़ देता है, H हाइट तक जो आप निकालते हो। ऐसे ही यहाँ भी प्रेशर कम है, तभी तो ये यहाँ तक लेके गया। तो इसके नीचे किसी भी पॉइंट पर जब आप प्रेशर देखोगे तो वो प्रेशर P0 माइनस रो जी, ऐसा मान लो एक Y, हमने जो है ऐसा किसी Y कंडीशन पे जा करके, है ना, ऐसा आप देखो तो ये बढ़ता चला जा रहा है जो है, मतलब Y एक्सिस के अलावा। तो ऐसा आपने कहा कि ये प्रेशर, सॉरी, ये डिक्रीज है, इसके अंदर प्रेशर क्या होगा, P0 से कम होगा। P0 पे जाके तो रुक गया, वहाँ पे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, मतलब P0, और ये सेम लेवल पे सेम प्रेशर होगा, ऐसा। तो ये P0 माइनस रो जी Y हो गया। अब आप अगर इसे देखें, मैं ज़रा इसको, ये तो हो गया सॉल्व, अब जिसने करना होगा वो कर लेगा। तो आप अगर देखो इसको, तो जैसा कि आप ये देख रहे हो, कहते हैं ना प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल्स टू, जब आप डेरिवेशन करते हो तो प्रेशर डिफरेंस क्या बता रहा है कि P0, अच्छा, और ये जो है ये कितना, ऐसा P0 dx, और ये कितनी बार कहाँ तक जाएगा, ऐसा कहाँ तक हम बना सकते हैं, L लेंथ तक, कहाँ तक, L लेंथ तक, ठीक है। तो P0 dx इंटू ये तुम्हारा ऐसा L, अब L कुछ भी ले लो, कैपिटल ले लो, ये ले लो, जो भी दिया हम, माइनस ये जो फाइनल जो है वहाँ पे, एंड दिस इज P0 माइनस रो जी Y इंटू dx इंटू L इज इक्वल्स टू,
ये इसका जो फोर्स है, ये जो आप फोर्स देख रहे हो, इसका फोर्स बैलेंस कर दो। मतलब एक तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फोर्स बैलेंस कर रहे हैं। नेट फोर्स इज इक्वल्स टू एफ सरफेस टेंशन टी इज इक्वल्स टू एफ बाई 2L या एफ अपान एल सरफेस पे एफ बाई एल, तो एफ इज इक्वल्स टू टी इंटू एल। तो वही हम लोग यहाँ पे टी मतलब सरफेस टेंशन, यहाँ क्या है एस है, एस कितना है हम लोग सरफेस टेंशन इंटू एल कर देते हैं। तो नेट सरफेस टेंशन कितना लग रहा है, एस कॉमन हो गया और यहाँ पर बेटा साइन थीटा प्लस डी थीटा माइनस साइन थीटा टाइम्स ऑफ क्या एल। अगर आप देखो तो एल 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 कैंसिल हो गया और आप इसको भी देखोगे तो क्या आ जाएगा आपका पी नॉट डी एक्स, ये कट गया और ये आ जाएगा रो जी वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू एस टाइम्स ऑफ। अच्छा, और उसने बताया है कि जो ये साइन थीटा है बहुत ही स्मॉल है, इसलिए टेन थीटा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस डी थीटा माइनस टेन थीटा, और ये हो गया देयरफॉर रो जी वाई एस को नीचे ला दो, एस इज इक्वल्स टू टेन थीटा प्लस डी थीटा माइनस टेन थीटा, और बेटा यहाँ पे क्या आ गया dx। तो जो tan थीटा होता है वो क्या होता है, स्लोप dy बाई dx। तो ये ऊपर क्या दिया है, स्लोप डिफरेंस ऑफ dx, मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, एक तरीके से चेंज इन स्लोप अपॉन dx द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। तो ये जो पूरी जो क्वांटिटी तुम्हें यहाँ दिखाई दे रही है यही हो जाती है क्या, d2y बाई dx2। आप अपने मैथ के टीचर से डिस्कस करेंगे, वो आपको खूब समझाएंगे। ये फर्स्ट प्रिंसिपल है जो है, जिस पर न्यूटन ने पूरी ज़िंदगी अपनी लगा दी, पूरा एक बहुत बड़ा समय खर्च किया फर्स्ट प्रिंसिपल पे। d2y बाई dx2 इक्वल्स टू रो जी अपान एस टाइम्स ऑफ ये y। तो बच्चों ये जो है, जो आपका ये आ गया फाइनल, यही जो अभी भी आपने यहाँ वैल्यू डाल करके जो लाया था, तो क्या आया था, यही आया था ना, d2y बाई dx2 इक्वल्स टू रो जी अपान एस इंटू वाई। ये वैल्यू डालने पर इसमें डालने पर यही आंसर आया था। देखो सेकेंड टाइम भी यही आ गया, सिर्फ आपने क्या किया है, फोर्स बैलेंस किया। और सिंपल फार्मूला सरफेस पे क्या होता है, सरफेस टेंशन T इक्वल्स टू एफ अपान एल से लगा है, ये सिर्फ इतना। तो S इक्वल्स टू टी बाई एल। अगर आप NCERT लवर हैं, पढ़ते हैं और रजनी हेलिडे पढ़ते हैं, थोड़ी आपकी मैथमेटिकल कंडीशन अच्छी है, तो आप ऐसा भी सोच के लगा सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन ही थोड़ा JEE एडवांस का है, तो आप यहाँ मैथ मिक्स कर सकते हो। आप देख रहे हो कैसा मैथ आ रहा है। अब अगर मान लो कि आप जिद पे अड़ गए, अरे भाई मैं तो ठहरा बायो का, मुझे क्या पता मैथ क्या है, ये tan थीटा प्लस जी थीटा माइनस tan थीटा अपान dx, ये कैसे हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। अब मान लो आप कहते हो नहीं अपने को तो समझा नहीं, तो इसका एक मेथड और है, मेथड थर्ड। अब मैं पहला मेथड मिटा देता हूँ, हम लोग मेथड थर्ड पे बात करेंगे, जो कि थर्ड आपकी आंखें खोल देंगी कि आंसर तो आपके सामने ही था, बस आपने उसको ध्यान नहीं दिया, पढ़ा नहीं उसको। अब हम लोग बात करेंगे मेथड थर्ड पर, तो मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे मेथड थर्ड, यही जो अभी मैंने डिस्कस किया वही है यहाँ पे थर्ड में। मेथड थर्ड, अगर मैं कहता, ये जो टैंक में बात किया, टैंक को क्या बोला है, बहुत ही वाइड टैंक है, बहुत ही बड़ा टैंक है। आप इसको क्वेश्चन को पढ़ करके देख लीजिए, आपको बिल्कुल फील आएगी कि बहुत ही वाइड लंबा चौड़ा टैंक है जो है। तो बच्चों अगर ये टैंक बहुत पतला होता, कैपिलरी टाइप का, तो आप क्या पाते, ये जो मेनिस्कस यहाँ बनता, ये जो मेनिस्कस बन रहा है किसी कैपिलरी के लिए, जो मेनिस्कस बनता है, तो आप देखते कि यहाँ पर स्लोप है, यहाँ पे स्लोप है, लेकिन जो ये प्लेन पॉइंट है ये है ही नहीं, बहुत ही पतली एक उसके लिए बात करता हूँ। और अगर मैं ज़रा सा इसको और वाइड कर देता तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाता, मेनिस्कस बनाता और ये ऐसा, मेनिस्कस में बनाता और ये ऐसा, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों आप देखेंगे कि ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ठीक। और यहाँ पर जो आपका ये प्लेन पॉइंट है, मतलब
जहाँ पे आप ऐसा टेंजेंट मतलब आप जब टेंजेंट डालोगे तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। वही चीज़ मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ। बहुत लंबा चौड़ा मतलब चौड़ा टैंक है, तो जब आप यहाँ टेंजेंट डालोगे तो यहाँ जो dy बाई डी एक्स होगा, dy बाई डी एक्स मतलब क्या, द रेट ऑफ, मतलब केवल dy बाई डी एक्स नहीं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। और स्लोप का जो रेट ऑफ चेंज है वो कैसे बढ़ तो रहा है लेकिन कुछ दूर जा करके x इक्वल्स टू एल के पास कहीं, इसीलिए तो उसने उस थीटा की वैल्यू क्या बोली है, बहुत छोटी है। मतलब कि बीच में वो क्या है, सरफेस फ्लैट है। कॉमन सेंस वाली बात है। तो अगर आप बिल्कुल नीट वाला सोल्यूशन चाहते हो तो नीट का सोल्यूशन यही हो जाएगा कि आपने देखा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप कैसे हो रहा है, x बढ़ रहा है, स्लोप को कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, वो तो वहां पे हर जगह वही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप वहां खत्म है। लेकिन अगर आप y की डायरेक्शन में आप बढ़ें तो कुछ डिस्टेंस के बाद y में क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है जो है। तो आपने यहां से पाया कि d2y बाई dx2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बच्चों y। बस आप चारों ऑप्शन देख लीजिए, ऐसा कौन सा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप मतलब यही कि डी बाई डी एक्स का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के में आगे बढ़ोगे और ये तो डी वाई बाई डी एक्स, वाई को एक्स के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो फिर आपको स्लोप क्या मिलेगा, चेंज होता मिलेगा लेकिन आगे। तो यही हो जाता है हमारा डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज प्रोपोर्शनल टू वाई एंड डी टू वाई बाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू आप कह सकते हो एनी कांस्टेंट टाइम्स ऑफ वाई। और अगर आप ज़्यादा नहीं सीखना चाहते तो कांस्टेंट की वैल्यू आप कुछ भी रख दो, रो जी अपॉन एस टाइम्स ऑफ वाई एंड दिस इज डी टू वाई बाई डी एक्स टू। चलो आपने ये सीख लिया कि थर्ड मेथड कितना आसान था, सिर्फ आपको स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप देखना था, जो कि एकदम लास्ट में वाई के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर आप वहाँ एक्स ले लेते तो x के साथ द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या है, पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक, अगर इस रास्ते पे आप आते जो है इस लाइन पे तो क्या होता है, 0 होता। लेकिन जब आप जाओगे और जैसे जैसे y की तरफ बढ़ोगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मैंने बताया ना अभी इस क्वेश्चन में इंक्रीज होता चला जा रहा है, मतलब आई मीन चेंज हो रहा है। तो आपने देखा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, और स्लोप क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, और उसका रेट क्या है, चेंज ऑफ स्लोप क्या है, डी बाई डी एक्स। तो जो कि x के साथ ऐसा x में ऐसे आगे बढ़ते जाओगे तो y के डायरेक्शन में लास्ट में आपको स्लोप चेंज होता दिखेगा। तो वो किसके प्रोपोर्शनल है, y के, जैसे जैसे y की तरफ बढ़ोगे तो चेंज होता मिलेगा आपको। तो इसलिए ये क्वेश्चन केवल ऐसा सोच का था और ये ख़त्म हो गया। आपने देखा जो है जिस क्वेश्चन को पूरे भारत में जो है कहा जा रहा है सबसे हार्ड है, आप देखो वो 1 नहीं 2 नहीं 3 मेथड से सॉल्व हो गया जो है। और भी आप कुछ सोचोगे ना तो उससे भी हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल नहीं था, क्वेश्चन अंदर था, बस आपकी तैयारी कैसी थी, आपने क्या पढ़ा था उस पर डिपेंड था। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 39 मैं आपको बता दूं जो है एनसीईआरटी में एक ही सवाल सॉल्व करके दिया है, सिर्फ एक न्यूमेरिकल। आप जाना वहाँ सीधे जो वो डिग्री दी गई है ना वहाँ रख देना, आपका आंसर आ जाएगा I0/8 डायरेक्ट आएगा। और अगर नहीं आएगा तो आप मुझे बताना, मैं सॉल्व करके वो भी बताऊँगा और ये भी बताऊँगा, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा, कुछ इसमें कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 40 में मैं आपको इसलिए बताऊं क्योंकि ये जेईई मेंस लेवल तक मुझे ऐसा लगता है कि ये है, मतलब ये कुछ तो भी है। हो सकता था कि एक छोटा सा बच्चा नीट वाला इसको ना सोच पाए जो है, लेकिन अगर जेईई मेंस वाला होता जो जेईई मेंस की तैयारी कर रहा है, अच्छी किताबें जो टेक्स्ट बुक पढ़ता है, नकली किसी का मटेरियल नहीं, मटेरियल तो आपको जो है क्लर्कियल जॉब सिखाती है, क्लर्क बनाती है ना। तो आप क्लर्क नहीं, यहाँ जो है क्रिएटिविटी लेकर आना चाहते हैं, क्रिएटिव इंसान ही किसी कंपटीशन को क्रैक कर सकता है। तो अब आपका चॉइस इज़ योर कि आप क्रिएटिव बनना चाहते हो कि किसी कोचिंग के मटेरियल को पढ़कर आप क्लर्क बनना चाहते हो, है ना। शायद आपने किसी बढ़िया टेक्स्ट बुक को फॉलो किया होता,
रेशनिक हेलिडे या फिर पुराना एडिशन उसका, या फिर एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर ही केवल पढ़ा होता तो शायद आज आप इस पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म करते जो है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन छूट जाते मगर बहुत अच्छा करके आते हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत हार्ड है। और जिन लोगों ने मटेरियल पढ़ लिया या वीडियो से पढ़ लिया तो समझ लो उनका तो पूरा ही सत्यानाश हुआ होगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही डिस्ट्रॉयर चीज़ है। और जो किसी के मटेरियल, अब ये क्वेश्चन कैसा हो गया, थोड़ा फंडामेंटल बन गया, तो यहाँ पे जो फंडामेंटल बुक रीडर है ना, उसके लिए ये पेपर बहुत अच्छा है। बाकी जिसने क्लर्कियल जॉब किया है, 3-4 ऑथर सॉल्व किया है, तो ज़रूरी नहीं कि जब आपको आपके सामने क्रिएटिव क्वेश्चन आए तो आप कर पाओ। लक बाई चांस कभी कभी हो भी जाता है। जो स्टूडेंट अपने आप में बहुत अच्छा है वो कर सकता है, लेकिन अगर वो बुक रीड करके आता, बुक से पढ़ करके उनके सारे सवाल सॉल्व करके और ये करके आता, तो फिर उसके आगे कोई नहीं होगा, वही इंडिया टॉपर होगा। तो देखना अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 40 में कह रहा है कि अ प्रोटॉन एंड an electron mass m has the same energy E, the ratio of lambda photon upon lambda electron of their de Broglie wavelength is c is the speed of light। बहुत ही बढ़िया बच्चों, लैम्डा फोटान, तो ये है क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 40 में आप देखो कि वो पूछ रहा है कि लैम्डा फोटान अपान लैम्डा इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू वाट। तो फोटान के लिए हम लोग क्या जानते हैं, E इज इक्वल्स टू, बच्चों हर बार आपको सिखाया जाता है E इज इक्वल्स टू एच न्यू एंड न्यू इज इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा। तो लैम्डा क्या हो गया, फोटान इज इक्वल्स टू E। तो बच्चों यहाँ से लैम्डा फोटान इज इक्वल्स टू एच इंटू सी अपान E, आपका पहला इक्वेशन हो गया। मैंने कहा ना जेईई मेंस लायक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। और इसके बाद इसका सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं, लैम्डा इलेक्ट्रॉन। जब भी बच्चों किसी पार्टिकल की बात होगी और जहाँ पर थोड़ा मॉडर्न फिजिक्स आ जाए, मतलब वहाँ वेव भी इन्वॉल्व हो जाता है, ड्वेल नेचर, तो वो सीधे de Broglie वेवलेंथ लग जाएगी। लैम्डा इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू एच अपान एम इंटू वी, मतलब मोमेंटम, मोमेंटम इज इक्वल्स टू रूट के अंदर 2m इंटू ई, क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है। आ गई बात समझ में? तो ये हो गया बच्चों सेकेंड। Therefore lambda photon upon lambda electron is equals to hc upon e into रूट के अंदर 2me upon h। h से पहले h कट गया, दिस इज c टाइम्स ऑफ रूट के अंदर रूट ओवर 2m बाई e। दिस इज लैम्डा फोटान अपॉन लैम्डा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपने देखा आपका ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो जब भी आप कुछ अच्छा जो है सॉल्व करेंगे, देखेंगे, तो सोच आपकी अच्छी होगी। अगर आप बुक रीडर हैं, एनसीईआरटी के सारे सवाल लगा रहे हैं, तो आपसे कोई भी, और ये जो ड्वेल नेचर ऑफ लाइट है, ये सब है, इनकी तो बहुत बड़े एक्सरसाइज हैं। अगर आप इनको देखेंगे तो बहुत हार्ड है ये, उस लेवल तक सीख पाना, मतलब जब आप उसको कई बार रिवीजन करेंगे, कई बार लगाएंगे, तब आप उस लेवल पे प्रिपेयर हो पाएंगे। तो बच्चों ये यहाँ पे आपका जो है यही ऑप्शन करेक्ट है, लैम्डा फोटान अपान लैम्डा इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू सी इंटू रूट के अंदर 2m बाई ई। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41। बच्चों मैं ये भी बता दूं कि जो ये बुक रीडर नहीं है वो उससे पक्का गलती होगा, क्योंकि थियरी में ही गलत हो जाएगा। रिफ्लेक्टेड लाइट इज कम्प्लीटली पोलराइज्ड एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज क्लोज टू 60 डिग्री। तो tan IP इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 1.73 में √3, वो 60 ही आता है। तो अगर आप रीडर नहीं हो, जिसको ये नहीं बताया कि रिफ्लेक्टेड लाइट इज कम्प्लीटली पोलराइज्ड होता है, उस तब भी गलत हो जाएगा आपका। 60 डिग्री आने से खुशी नहीं है, 60 डिग्री एक बार और लिखा होगा कहीं पर, हाँ देखो लास्ट वाले में लिखा है। तो बस आपको ये पता है रिफ्लेक्टेड लाइट, तो ये किसको पता होगा, जो बुक रीड करता है, जो फंडामेंटल बुक रीड करता है। एंड नंबर 42 बच्चों, 42 क्वेश्चन जो है सॉल्व एग्जाम्पल है। एनसीईआरटी में आप चले जाओ, जहाँ पर फ्रिक्शन पढ़ाया है उसने, वहाँ एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया है और यही है। उसको सॉल्व कर लोगे ना तो ये भी सॉल्व हो जाएगा, एक बार आप करके आओ, इसको भी कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 43 है ना, 43 डायरेक्ट सॉल्व एग्जाम्पल है। जब आप ये थर्मल एक्सपेंशन में आओगे तो वहाँ पे ये डायरेक्ट क्या है, एग्जाम्पल है।
समझ गए। और इसके बाद मतलब आपको वहाँ सॉल्व करके क्वेश्चन दिया है, भले ही वहाँ पे 2 रॉड को टच किया हो तो 2 रॉड वाला जैसे होगा वैसे तीसरी रॉड का भी होगा जो है, नो प्रॉब्लम। एंड क्वेश्चन नंबर 44, अगर मैं 44 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 44 में आपको बताऊं, स्टॉपिंग डिस्टेंस एनसीईआरटी में पढ़ाया हुआ है, आप जाओ उसको पढ़ो। अगर आप रेसनिक हॉलीडे लवर हो तब तो बाप रे, तब तो आप एक नज़र में देखते ही कर दोगे, और अगर एनसीईआरटी लवर हो तब भी कर लोगे, हर हाल में कर लोगे, है ना। और आपका अगर एग्जाम्पलर कंप्लीट है तो फिर आप समझो बहुत अच्छी तैयारी है आपकी, बहुत अच्छी तैयारी है बच्चों। ये सब अपने यहाँ पढ़ाया जाता है, सब कुछ, बस पढ़ने वाला चाहिए, वो अंतिम दम तक टिकने वाला चाहिए। है ना। तो आ जाओ जो है इसी पर डिस्कस करते हैं जो है 44 वाले क्वेश्चन पे। 45 तो बहुत ही इजी है, जिसको थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाने आता है उसको लग जाएगा, और मास का जो है रेशियो निकालने आता है तुरंत उससे सॉल्व हो जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन एकदम वेल नोन क्वेश्चन है, कभी न कभी ये जेईई मेंस में आया है, और मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम में पहले से भी आ चुका है, और बहुत सारे जो है बुक्स में सवाल आपको मिल भी जाएगा, ये कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है। इसका ये 45 का नंबर 4th करेक्ट है, 7/57। बट 44 पे थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको बताऊं, जो ये 44 में ये इसने दिया है, मैंने 44 को जब देखा तो मैंने ये पाया कि वो ये कहता है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 सिमिलर कार A and B of 100 जूल and 225 जूल respectively on applying brakes. Car A stops after 1000 meter and car B stops 1500 meter. If FA and FB are the forces applied by the brakes on car A and B respectively, then the ratio FA and FB is. तो कोई कार अगर जाएगी तो वर्क डन बाय द कार क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय द कार। और कार में बता रहा है कार स्टॉप हो रही, मतलब ब्रेक अप्लाई हो रहा है, कोई तो फ्रिक्शनल चीज़ आ रही है तो वहाँ ब्रेक है। तो बच्चों यहाँ पे ये क्या लग रहा होगा, कार ए की बात करूँ तो FA इंटू स्टॉपिंग डिस्टेंस जो भी इसका S1 या SA इज इक्वल्स टू KF तो ख़त्म है, और यहाँ पे क्या होगा KI काम करेगा, मतलब इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो वो आप ऐसा मान लो कि यही अपना क्या हो गया, K हो गया, है ना, क्योंकि आप डिवाइड करोगे ना, उसमें डिवाइड करना है तो अपने आप माइनस खत्म हो जाएगा। तो माइनस साइन ये बताता है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 होकर के ही तो ये रुकेगी। तो ये अपना क्या हो गया 1 K1, ये हो गया 1। इसी प्रकार क्या होगा ये FB इंटू S2 इंटू क्या हो गया K2। अब आप डिवाइड मार दो तो ये FA अपान FB इक्वल्स टू S2 बाई S1 इंटू K1 अपान क्या आ गया K2। अब सावधानी से आप रख दो जो है S2 बाई S1 क्या आ गया, ये S2 स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना है 1500 अपान 1000, K1 कितना है 100 जूल अपान 225। अगर आप देखो तो फटाफट ये कट गया, और 25 4 जा और 25 है ना, ये कितनी बार जाएगा 25 9 225, 25 दाम 250, ठीक है ना। अभी 5 3 जा एंड 5 2 जा, 3 1 जा 3 3 जा 2 2 जा, क्या आ गया बच्चों FA अपान FB इज इक्वल्स टू 2/3। आपने देखा कि आपका ये सवाल भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो अब आप जो है आपने फाइनल ये कर दिया बच्चों। अब आप थोड़ी देर जो है ध्यान दो कि अगर आपको मैक्सवेल एकेडमी में एडमिशन लेना है बेटा, तो ये नंबर है 8668708500। आप कॉल करो और अपना एडमिशन बुक करो। आपको 11th पढ़ना है तब भी एडमिशन स्टार्ट है, 12th पढ़ना है तब भी स्टार्ट है, और अगर रिपीट करना है तब भी आप आ सकते हो। और अगर आपको जेईई मेंस, एडवांस या नीट जो भी प्रिपरेशन करनी है, आप हर लेवल के लिए, इवन दो ओलंपियाड के लिए भी आप आ सकते हो। जितना जल्दी हो सके अपना मोबाइल फ़ोन उठाओ, कॉल करो और अपना स्लॉट बुक करो और एडमिशन डन करो।
ओके बच्चों, तो थैंक यू। और इसी तरीके के टॉप क्वेश्चंस पे हम लोग मिलते रहेंगे। चलो बाय बाय।